अरे बाबू, आपको क्या जरूरत पड़ी थी इस गांव में आकर अपना बुढ़ापा काटने की। पैदल चलते चलते हम सब तो थक गए, पर आप में अभी भी इतना जोश है कि जाने कितनी कोस और दूरी तय कर लेंगे। हरिया ने राजा साहब से कहा। शहर से आए परिवार के सदस्य भी थककर चूर चूर हो गए थे। बस से शहर से गांव तक तो आ गए थे, पर आगे कच्ची सड़क पर कोई सवारी नहीं मिलती, जिस वजह से पैदल चलना सबकी मजबूरी थी। परिवार ज्यादा बड़ा तो नहीं था, एक बेटा, बहू, उसके 2 बच्चे और ये हरिया, जो सालों से राजा साहब के साथ उनकी सेवा में लगा पड़ा था। कहने को तो वो उनका सेवक था, पर राजा साहब का सखा भी वही था और बचपन से लेकर आज तक हर राज का भागीदार भी। बस थोड़ी दूर और फिर आ जाएगा अपना गांव। अपना गांव कहते हुए राजा साहब की आवाज रौबदार हो गई थी। हरिया दादू, आपको क्या जरूरत थी दादू की बात मानकर हम सबको यहाँ लाने की। कितना अच्छा तो हम शहर में रह रहे थे, पता नहीं गांव कैसा होगा। दादू बताओ तो सही, मिट्टी का घर है क्या? हमें सुबह सुबह बाहर खेतों में तो नहीं जाना पड़ेगा। जो कभी गांव आए नहीं, जो सिनेमा में देखा वैसे ही गांव की कल्पना कर सोहम अपने दादू से सवाल किया जा रहा था। 12 साल के सोहम के साथ 10 साल की सोहा भी गांव आने के नाम पर नाक मुंह सिकोड़ रही थी, पर घर के मुखिया राजा साहब के आगे सबकी जबान पर ताला लग जाता है। बेटा संतोष और बहू सोना तो राजा साहब की हर बात आंख बंद कर मानते थे। राजा साहब की बोली ही ऐसी थी कि कोई भी उनसे बहस कर ही नहीं सकता था। कहने को तो वे राजा साहब थे, पर बस नाम ही राजा था। गांव में थोड़ी सी जमीन थी और एक कच्चा पक्का घर। शहर जाकर वो पहले मजदूरी करने लगे थे और फिर धीरे धीरे ठेका लेकर काम करना शुरू कर दिया था। संतोष को भी उसी काम में लगा दिया था। दोनों बच्चे स्कूल जाते थे। अभी त्योहार पर छुट्टी मिली तो सोचा सबको एक बार गांव ले चले। एक बार अपना गांव भी तो देखना जरूरी है। थोड़ी देर में राजा साहब ने कहा, देखो अब ये पगडंडी सीधे हमारे घर की ओर जाने वाली है। बच्चे ये सुनते ही अपनी चाल बढ़ाकर आगे निकल गए। थोड़ी दूर पर एक घर के बाहर खड़े होकर सवाल करने की नजर से राजा साहब को वे देखने लगे कि ये घर है क्या। तभी घर के अंदर से एक बुजुर्ग महिला निकल आई और बोली, अरे दीन दयालु, देख तो रे, रजवा आया है पूरे परिवार के साथ। अंदर से एक 40 वर्ष का मर्द बाहर आया, जो दीन दयालु ही था। झपट कर बाहर आया और राजा साहब के चरण स्पर्श करते हुए बोला, आगे चचा, बहुत सालों बाद गांव की तरफ आए हो, कितने दिन रहकर जाओगे? अब की न हो तो आप सब यहीं रुक जाओ ना। हाँ बेटवा, हम तो यहीं रहने वाले हैं। अब बहुत दिन रह लिए शहर में, अब गांव में रहकर दिन गुजारने हैं। राजा साहब ने कहा, चलो हम आपका घर खोल देते हैं। हमने सब व्यवस्था कर दिया है और हम अभी आप सबके लिए चाय नाश्ता लेकर आते हैं। और रात का खाना भी कला बना देगी, सो आप लोग बस घर में आराम से बैठो। घर का दरवाजा खोलते दीन दयालु ने कहा। राजा साहब के घर में सोना दूसरी ही बार आई थी। पहली बार शादी के बाद विदा होकर और आज दूसरी बार। 12-15 साल पहले जब वो ब्याह कर आई थी, तब इसी घर में सासू माँ मिली थी। कितने प्रेम से वो सोना का गृह प्रवेश करवाई थी। साल भर बाद खेत में काम करते करते जहरीले सांप ने काट खाया और गांव में वैद्य हकीम के चक्कर में उनकी जान बच न पाई। आज घर में घुसते ही सोना मंदिर में दिया बाती कर सास की तस्वीर के पास भी जाकर एक दिया जला आई। दीन दयालु के पास इस घर की चाबी रहती ही थी। उसने हर जरूरी चीज लाकर रख दिया था। माँ, मुझे यहाँ कहीं बाथरूम नहीं दिखाई दे रहा। हैरान परेशान सी सोहा ने कहा। अरे बेटा, यहाँ घर के अंदर नहीं, पीछे बाथरूम बना हुआ है, चलो मैं दिखाती हूँ। कहकर सोना पीछे आंगन की तरफ चली गई। देखा तो एक बड़े से ड्रम में साफ पानी भरा हुआ था। हैंडपंप तो पहले से ही लगा हुआ था। सोहा को समझाकर सोना उधर ही बगीचे को निहारने लगी। यहाँ आकर उसे भी बहुत अच्छा लग रहा था। दीन दयालु सबके लिए चाय नाश्ता लेकर आ गया। संतोष और दीन दयालु हम उम्र ही थे और बचपन से साथ साथ ही खेलते पढ़ते हुए बड़े हुए थे, इसलिए दीन दयालु सोना से हंसी मजाक कर लेता था। उसे चाय पकड़ाते हुए वह बोला, भौजाई, आप तो बड़े शहरी हो गई हो।
तनिक हमार मेहरारू को भी मिलकर उसे टिप टॉप बना दो। दत्त भाई साहब, आप बिना मजाक करने का कोई बहाना नहीं छोड़ते हो, सोना लजाती हुई बोली। रात का खाना खाकर सब सोने चले गए। हरिया और राजा साहब एक साथ ही सोते थे। हरिया, तनिक कल उसके गांव का पता तो करके आओ, वो सब ठीक तो है? राजा साहब ने धीरे से कहा। अच्छा, तो आप इसीलिए शहर से भागे भागे गांव आए हैं? आप अभी भी नहीं भूले बाबू? हम तो सपने में भी ये बात नहीं सोच सकते थे, हरिया ने कहा। पता नहीं हरिया, बहुत दिनों से कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। ऐसा लग रहा है मानो कुछ छूट रहा है। आखिर कब तक मैं खुद को रोक कर रख सकता था भला? समय का इंतजार कर रहा था। सच कहूं तो यहाँ अब रखा ही क्या है जो आने का मन करेगा। पर तू तो समझ सकता है ना, खुद को कब तक रोक कर रख सकता? एक दिन तो सबको यहाँ से जाना ही है। बस आखिरी दफा मिल पाता तो शायद सुकून से इस दुनिया से जा सकता। राजा साहब एक लंबी आह भरते हुए बोले। बाबू, आपको मुझसे बेहतर यहाँ कोई समझ पाया है, तभी तो देखो मैं अब तक आपके साथ हूँ। आपका इतना मन है तो मैं आपका कहा नहीं टालूंगा। कल ही जाकर पता करके आता हूँ। पर अभी तो आप सो जाइए, इस उम्र में भी इतना चल कर आए हैं, थक गए होंगे। हरिया राजा साहब के मनोभावों को भली भांति समझते हुए बोला। दूसरे दिन तड़के हरिया उस गांव की ओर निकल गया। 2 गांव पार करके उसके गांव पहुंच गया। क्या कह के घर के अंदर जाए इसी असमंजस में था कि उस पर एक आदमी की नजर पड़ गई। क्यों भाई, किसको खोज रहे हो? तुम्हें पहले तो कभी नहीं देखा। चौधरी साहब के रिश्ते में तो नहीं लगते। क्या चौधराइन के घर से आए हो? हाँ, वो चौधरी साहब की खबर जरा देर से मिली तो बस वो जीजी को मिलने आ गया। मैं उनके दूर का भाई हूँ। घबराहट में हरिया को जो समझ में आया बोल गया। अरे तो फिर बाहर क्यों खड़े हो? अंदर आओ, छोटी माँ से मिलो। बाबूजी के जाने के बाद तो वो अपने कमरे के बाहर ही नहीं निकलती। बहुत वक्त बाद उनके घर से कोई आया है। हम तो कभी किसी को ना देखे ना जाने। आपसे मिलकर शायद छोटी माँ खुश हो जाए। कहकर वो युवक हरिया को अंदर ले गया। ओ छोटी माँ, देखो तो कौन आया है। अरे देखो तो सही, युवक ने कहा। वो महिला नजर उठाकर टुकुर टुकुर हरिया को देख रही थी। अचानक उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। युवक हरिया को उस कमरे में छोड़कर हरिया के लिए चाय नाश्ते का इंतजाम करने चला गया। कैसे आना हुआ हरिया? तुम तो मुझसे बात भी ना करते थे, फिर काहे आ गए? सबने तो मुंह फेर ही लिया था ना मुझसे। अब क्या देखने आए हो? महिला ने कपकपाती आवाज में कहा। मैं तो कभी नहीं आता यहाँ। वो तो छोड़ो, तुम्हें क्या कहना। कहा तुम तब समझी थी जो अब समझोगी। चौधरी साहब के गुजर जाने का जब से पता चला तो रजवा तुम्हारा हालचाल जानने के लिए परेशान हो रखा था। उसी ने भेजा है। अब जाता हूँ। देखना था सो देख लिया। तुम्हें जो चाहिए था मिल ही गया। अब किस बात का अफसोस? कहकर हरिया जाने लगा। अरे आप कहाँ जा रहे हैं? चलिए बैठक खाने में। तुम भी आओ छोटी माँ, कुसुमी ने उधर सब इंतजाम कर दिया है, युवक ने कहा। अरे बेटा, क्या जरूरत रहे, बस जॉन खातिर आए रहे, काम हो गया, अब तो जाए दो, हरिया ने कहा। ऐसे कैसे जाने दें? चौधरी साहब के यहाँ से कोई भूखा चले जाए, ये तो न तब हुआ था न अब होगा। क्यों छोटी माँ? अरे चुप क्यों हो? अपने भाई से कहो कि नाश्ता क्या, खाना खाकर ही अब यहाँ से जाए, युवक ने कहा। हाँ हरिया, विष्णु ठीक ही कह रहा है, चलो बैठक में हम भी आते हैं, महिला ने कहा। हरिया कुछ बोल न सका, चुपचाप जाकर बैठक में बैठ गया। तरह तरह के पकवान से पूरी मेज भरी पड़ी थी। इतने पकवान तो उसने कभी ना देखे थे, पर दिल एक भी चीज को हाथ लगाने की इजाजत नहीं दे रहा था। उसे तो उस महिला से अब कोई सरोकार ही नहीं था। वो तो बस अपने राजा साहब के लिए यहाँ चला आया था। किसी तरह 2-4 निवाले लेकर वो वहां से निकल गया। कच्ची पक्की पगडंडी पर चलते चलते हरिया का मन बहुत कसैला सा होने लगा था।
न जाने क्यों आज फिर से उसे इस महिला पर बहुत गुस्सा आ रहा था। इतनी भी क्या अकड़ थी इसको जो राजा साहब का नेक दिल न देख सकी। वो अपनी सोच में बढ़ा ही जा रहा था कि दूसरे गांव में उसके पहचान वाले कुछ लोग मिल गए। उनसे शहर में बिताए अपने दिनों की कहानियां सुनाने में वह व्यस्त हो गया। शाम होने को आई तो राजा साहब की याद आ गई। अरे अब जाने दो, बातों बातों में देखो बहुत देर हो गई, कहकर हरिया वहां से तेज गति से निकल गया। अपने गांव पहुंचकर हरिया घर की ओर भागा। देखा तो राजा साहब घर के बाहर चहलकदमी कर रहे थे। हरिया को देखते ही उसकी ओर लपक पड़े। बहुत देर कर दी हरिया, सब ठीक तो है ना? वो ठीक तो है ना? एक ही सांस में सारे सवाल राजा साहब कर गए। अब नाहक ही आज भी उसके लिए सोचते हो बाबू। जिसको तब आपकी फिक्र ना हुई उसे आज काहे को होगी। अरे रईसों के घर की बहू बन गई है तो ऊंचा ओहदा रुतबा सब बरकरार है। चौधरी साहब गए तो गए, उनके बाल बच्चे हैं ना उनकी देखभाल करने के लिए। आप हमसे कोई सवाल ना करो, बस जान लो कि वो अपने घर में ठीक है। हरिया राजा साहब के उतावलेपन पर खींचते हुए बोला। ठंड रख हरिया, अरे उसमें उसको क्यों दोष देता है। सबका अपना अपना स्वभाव होता है, कौन कैसे जीना चाहता है उस पर उसका हक होता है। चल अब ना पूछूंगा तेरे से कुछ भी, खामखा नाराज मत हो। बच्चों ने सुन लिया तो मुझे ही डांटेंगे कि आपने हरिया काका को क्या कह दिया जो मुंह फुलाकर बैठे हैं। राजा साहब जिसकी खबर को उतावले थे उसकी खबर उन्हें मिल गई तो वो थोड़ा सा आराम महसूस कर रहे थे। 10 दिन किसी तरह बीत गए। बच्चों को भी गांव में मन लगने लगा था। हर दिन खेतों पर जाना, ताजी ताजी सब्जियां तोड़ कर लाना, नए नए अनुभव लेकर अब उनके जाने के दिन आ गए थे। राजा साहब चाह करके भी बच्चों को रोक नहीं सकते थे क्योंकि सोहम और सोहा के स्कूल जो खुलने वाले थे। जाने की सारी तैयारियां हो चुकी थीं, बस वो निकलने ही वाले थे कि एक आदमी दौड़ते हुए आया और बोला, वो चौधरी साहब की पत्नी की तबीयत खराब हो गई है। उन्होंने किसी राजा को अपने घर आने को कहा है। राजा कौन है इस गांव में बता सकते हैं? राजा साहब घबराते हुए आगे आए और बोले, जी मैं ही राजा हूं। आप चलिए मैं आपके पीछे पीछे आता हूं। हरिया बच्चों का जरा ध्यान रखना, आज इनको जाने न देना, मैं अभी जाकर आता हूं। हरिया ने राजा साहब का हाथ पकड़कर रोकने की कोशिश की पर राजा साहब ने उसके हाथ पर आश्वासन का हाथ रखकर उस आदमी के पीछे पीछे चल दिए। राजा साहब की सांस धौंकनी के समान तेज हो रही थी। मन किसी आशंका से घबरा रहा था। जी कर रहा था अभी जाकर उससे मिल ले, पर यह अकुलाहट वो सीने में दफन कर चेहरे पर गंभीरता लिए उसके पीछे पीछे चले जा रहे थे। एक गांव पार हुआ, दूसरे गांव के बाद ही तो उसका गांव आएगा। वो रॉकेट की गति से अपनी चाल चल रहे थे। लगी नहीं रहा था कि यह 60 साल का आदमी होगा। झपटते हुए चलते चलते वो आदमी बोला, बस राजा साहब ये 100 मीटर बाद ही चौधरी साहब की कोठी आ जाएगी। सुनते ही राजा साहब की चाल और भी तेज हो गई। भव्य कोठी के सामने पहुंचकर वो आदमी बाहर से आवाज देने लगा, हुकुम साहब, राजा साहब आ गए हैं, भीतर लेवा लाऊं? तभी उस घर के दरवाजे पर विष्णु नजर आया। आप ही राजा साहब हैं? उसने पूछा। हाँ के जवाब में राजा साहब को इशारे से अंदर आने को कहकर वो उस महिला के कमरे की ओर बढ़ने लगा। यह क्या दशा बना लिया है? अभी तो 10-12 दिन पहले ये हरिया मिल कर गया था, तब तो वो बोल रहा था कि सब ठीक है, पर ये तो सूख सी गई है। लगता ही नहीं कि ये वही है। उसको देखते ही मन राजा साहब की आंखों में आंसू आ गए। विष्णु 2 घड़ी इनसे बातें कर लेने दे बेटा, तब तक इनके लिए कुछ भिजवा दे, उस महिला ने कहा। विष्णु के जाते राजा साहब का दिल किया कि जल्दी से उसका हाथ पकड़कर पूछे कि ये क्या हाल बना लिया है, पर प्रत्यक्ष में वो बस निरीह भाव से उसे देख पास रखे मोढ़े पर बैठ गए। कुछ बोलोगे नहीं राजू? अब तक मुझसे नाराज हो? महिला ने बहुत धीमे स्वर में कहा। क्या बोलूं रज्जू, तुमने कुछ कहने सुनने का मौका ही कहाँ दिया। बस अपनी सरपट भागने की आदत में हम सब को छोड़कर आगे निकल गई। उस दिन हरिया आया था तो कह रहा था कि तुम ठीक हो, पर
तुम तो जरा भी ठीक नहीं लग रही। अचानक से क्या हुआ तुम्हें? चौधरी साहब के जाने का दुख सहन नहीं हो रहा होगा, समझ सकता हूँ, पर अब जाने वालों को याद करके अपनी सेहत बिगाड़ना कहाँ तक सही होगा? राजा साहब की मायूसी उनकी आवाज में साफ झलक रही थी। तभी कमरे में एक नौकर आकर चाय नाश्ता रख गया और बोला, साहब, बीबी जी ने कई दिनों से कुछ नहीं खाया है, हो सके तो तनिक इनको भी साथ में खिला दें। लगता है आपको बहुत अच्छे से जानती हैं, तभी सब आपकी पसंद का बनवाया है। राजा साहब उसकी बात सुनकर कभी रज्जू को देखते और कभी नाश्ते की ओर। शक्कर पारे, दही वड़े, नमक पारे, न जाने क्या क्या बनवा दिया था। आज भी तुम्हें सब कुछ याद है, भूली नहीं हो कुछ भी? राजा साहब ने कहा। अपने आप को भूल भी जाऊं राजू, तुम्हें कैसे भूल जाऊं? लज्जाती आवाज में रज्जू ने पूछा। राजा साहब ने रज्जू को देखा। वो आज फिर अपने नाखून को कुतरने लगी थी। ये आदत उसकी पहले से ही थी। जब भी दिल दिमाग में हलचल होती थी, नाखून सीधे मुंह में जाता था। क्या सोच रही हो? अच्छा, मुझे क्यों बुलाया ये बताया नहीं? राजा साहब ने पूछा। राजू, मुझे उससे मिलना है। सकुचाते हुए उसने ये बात राजा साहब से कही। अरे पगला गई हो क्या? अतीत की बात अतीत समझकर भूल जाओ। अब क्या मिलेगा तुम्हें उससे मिलकर? सब कुछ पीछे छूट गया है रज्जू। अब तुम ये सपने मत देखो। मैंने बेकार ही हरिया को भेजा। वो ठीक ही कह रहा था कि सही नहीं कर रहा हूं, पर क्या करूं? जैसे ही पता चला कि चौधरी साहब नहीं रहे, मन एकदम व्याकुल सा हो गया तुम्हारे लिए। अब तुम अपना ख्याल रखो, मैं जाता हूं, कहकर राजा साहब उठने लगे। रज्जू ने झट से राजा साहब का हाथ पकड़ लिया और विनती के स्वर में बोली, राजू, न जाने कब मैं इस लोक को छोड़ जाऊं। एक बार मिलवा दो उससे, बस एक बार देख लूं तो चैन से आंखें बंद कर सकूंगी। मैं जानती हूं कि मेरी गलती की सजा तुम हंसते हुए भुगत लिए, पर अब मुझे भी थोड़ा माफी मांगने का मौका दो। ये जिद सही नहीं है रज्जू। जो बात अब तक पर्दे में है उसे वैसे ही रहने दो। बस इतना जान लो कि वो एकदम ठीक है और खुश है। राजा साहब समझाते हुए बोले, फिर तुम ऐसा करो कि मुझे ही वहां ले वाले चलो। उधर ही उसको देख लूंगी तो जी का बोझ उतर जाएगा। रज्जू के इतने आग्रह पर राजा साहब को सूझ ही नहीं रहा था कि वो कहें तो क्या कहें। तभी विष्णु कमरे में आया और बोला, चाचा, आप छोटी माँ को अपने साथ लिवा ले जाओ। डॉक्टर ने कहा है कि थोड़ी आबो हवा बदलेगी तो जल्दी ठीक हो जाएंगी। न जाने ये कुछ दिनों से क्या सोच सोचकर जी हलकान किए जा रही हैं। मरता क्या न करता, राजा साहब के पास अब कुछ नहीं था बोलने के लिए। विष्णु ने बाहर एक बग्घी तैयार करवा दी, जिसमें रज्जू और राजा साहब को भेजने की तैयारी कर दी गई थी। बीमारी की हालत में भी रज्जू के चेहरे पर एक चमक सी थी। क्या पता राजू उसको उससे मिलवा दे। ऊपर से बहुत दिनों बाद वो घर के बाहर भी निकली थी। बग्घी अपनी धीमी रफ्तार से ऊबड़ खाबड़ रास्ते पर बढ़ रही थी। इधर अंदर दोनों के दिल में अजीब सी उलझन चल रही थी। दोनों पूरे रास्ते एक दूसरे को देखते आए, बोले कुछ नहीं। साहब, आपका गांव आ गया है, तनिक अपना घर बतला दें, गाड़ीवान ने पूछा। बाहर झांककर राजा साहब ने अपने घर की ओर इशारा किया। हरिया बाहर ही खड़ा था। बग्घी रुकी तो राजा साहब पहले उतरे। उन्हें देखते ही हरिया ने कहा, मिला है बाबू? कहा था ना जाओ, पर तुम कबू हमारी सुने हो? काहे को बुलाया था तुमसे? तुम कहीं कुछ कह तो नहीं आए? तुमसे तो बहुत डर लगता है बाबू, न जाने कब का कर दो। राजा साहब उसे चुप रहने का इशारा करते रहे, पर हरिया रौ में बोले जा रहा था। तभी हाथ पकड़कर रज्जू को उतारते हुए देखकर वो आश्चर्य में पड़ गया। रज्जू को घर के अंदर ले गया तो संतोष, सोना, सोहम और सोहा उसे देखकर चौंक गए। अरे ये तो वो। तभी राजा साहब ने सोना से कहा, बहू, इन्हें अम्मा जी के कमरे में ले जाओ। ये कुछ दिन अभी यहीं रहेंगी। तबीयत ठीक नहीं है, थोड़ी सेवा कर दो तुम लोग। ये तुम्हारी अम्मा की बहन है। सभी ने उनके चरण स्पर्श किए और रज्जू ने आशीष की बरसात कर दी। रज्जू इन सब को देखकर सवालिया नजरों से राजा साहब को देखने लगी थी। यह बाबू साहब का बेटा और बहू है
और ये इनके बच्चे हैं, हरिया ने कहा और राजा साहब का हाथ पकड़कर बाहर ले गया। राजा साहब उसके किसी भी सवाल के जवाब देने से अब कतरा रहे थे। रज्जू संतोष, सोना और उनके बच्चों को देखकर बहुत संतुष्ट नजर आ रही थी। यह सोचकर खुश थी कि राजा अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गया था। उधर हरिया राजा साहब को पकड़कर जबरदस्ती अपने साथ घर के बाहर ले गया। इसे यहाँ क्यों ले आए बाबू? इतना पहर बीत गया, अब इस उम्र में जग हंसाई करवाने को लाए हो? अरे कुछ तो बेटा बहू और बच्चों का सोच लिया होता। कुछ हो हुआ गया तो सब तुम्हें ही कोसेंगे। जब ध्यान नहीं रख सकते थे तो लेकर काहे चले आए? हरिया झिड़कते हुए बोला। राजा साहब को समझ में आ रहा था कि यह सब हरिया का उनके लिए प्यार है, जो वो उनकी फिक्र में तर रहता है। कुछ दिन रहने दे, फिर उसे भिजवा दूंगा। उसके बेटे ने ही जबरदस्ती करके भिजवा दिया। बोला हवा पानी बदलने से तबीयत सुधर जाएगी। फिर मैं भी कौन सा लेकर आना चाहता था हरिया, परिस्थिति ही ऐसी हो गई कि ले आया। बस तू जरा ठंड रख, जल्दी ही भिजवा दूंगा। बस जरा तबीयत संभल जाए। और हाँ, तू भी जरा उसका ध्यान रखना। इतना तो करेगा ना मेरे लिए? राजा साहब ने विनती करते हुए कहा। हरिया सुनकर हाँ में सिर हिला दिया, पर वो समझ नहीं पा रहा था कि अगर कोई बात हो गई तो क्या होगा। सोना ने बहुत अच्छी तरह से रज्जू की देखभाल की जिम्मेदारी उठा ली थी। सोहम और सोहा शहर जाने के इंतजार में बस अब दिन ही गिन रहे थे, क्योंकि उनकी पढ़ाई का नुकसान हो रहा था। संगलाई किताबें तो पढ़ रहे थे, पर स्कूल के दोस्तों को याद करते थे और गांव में जो बच्चे थे उनसे बातचीत करते थे, पर वो अपनी बोली ज्यादा बोलते, जो इन बच्चों के समझ में नहीं आती थी। पर रज्जू दादी से मिलकर उन्हें बहुत अच्छा लग रहा था। अपनी दादी को तो वे कभी देखे नहीं थे और दादी का प्यार बस किताबों में ही पढ़ा था, पर अब रज्जू से मिलकर वो दादी की कमी पूरी कर रहे थे। रज्जू को आए अभी 5 दिन भी न हुए थे कि एक दिन उसकी सांसें उखड़ने लगी। राजा साहब घबरा गए। रज्जू की सांसें उनसे मिलने के लिए मानो अटकी पड़ी थी। हरिया ने लाख समझाया, जो बात सालों पहले हमने दबा दी उसको बाहर निकालने की जरूरत नहीं है। अब तुम बोलकर कोई गलती मत कर देना, पता नहीं फिर क्या क्या बात बाहर निकल आएगी। राजा साहब के समझ में नहीं आ रहा था रज्जू को क्या बोले, पर अब रज्जू की हालत गंभीर हो गई थी। शायद सांसें बस उससे मिलने के लिए अटकी पड़ी थीं। राजा साहब का दिमाग काम नहीं कर रहा था। एक तो रज्जू की हालत बिगड़ रही थी, ऊपर से वो अपने घर में नहीं थी। हरिया ने कहा था कि कैसे भी करके उसे अपने घर भिजवा दिया जाए। चौधरी साहब के खानदान में कहीं इस बात को लेकर हमारी बदनामी ना हो जाए कि हमने उनके घर की अमानत का ध्यान नहीं रखा। राजा साहब ने रज्जू के लिए वैद्य से दवा करवाई और हालत में थोड़ी सुधार आते ही संतोष के साथ उसे उसके घर भिजवा दिया। रज्जू जानती थी राजू जानबूझकर साथ नहीं आया है। रज्जू के जहन में बार बार ये ख्याल आ रहा था कि राजू ने मुझे क्यों नहीं उसके बारे में कुछ भी बताया, क्यों मुझे मेरे घर भेज दिया। साथ आता तो कम से कम जिद करके पूछ तो लेती, पर अब वो मुझसे मिलने कभी ना आएगा। अचानक बग्घी एक झटके से रुकी तो रज्जू अपने आप को संभाल न पाई। संतोष ने उसे सहारे से ठीक से सीट पर बिठा दिया। आप कहीं खोई हुई हैं क्या? आपको कुछ पता नहीं चला? सामने से एक बैलगाड़ी आ गई थी तो बग्घी को थोड़ा किनारे करना पड़ा। अब आप ठीक से बैठ जाइए, संतोष ने कहा। हाँ बेटा, आजकल न जाने किन ख्यालों में खोई रहती हूँ, रज्जू ने कहा। थोड़ी देर में रज्जू की कोठी आ गई। रज्जू को उसके कमरे में पहुंचाकर संतोष जैसे ही निकलने को हुआ, विष्णु आकर बोला, आज आप यहीं रुक जाइए, घर जाते जाते अंधेरा हो जाएगा, फिर बग्घी से जाना मुश्किल हो जाएगा। आप चिंता न करें, मैं खेतों से होता हुआ चला जाऊंगा, संतोष ने कहा। पर रज्जू और विष्णु के बहुत कहने पर संतोष वहीं रुक गया। पता नहीं रज्जू संतोष को जाने ही नहीं देना चाहती थी, होनी को कुछ और ही मंजूर था। मुंह अंधेरे उठकर संतोष अपने घर जाने को निकलने ही वाला था कि विष्णु आकर बोला, भाई, छोटी माँ की सांसें जोर जोर से चल रही हैं, समझ नहीं आ रहा है कि क्या हो गया। रात को तो अच्छी भली थी, अब न जाने अचानक से क्या हो गया। संतोष के कदम वहीं रुक गए। वो उल्टे पांव रज्जू के कमरे में भागा। माँ, क्या हुआ आपको? आप क्या सोच रही हैं? जो बात है मुझसे कहिए, मन में ना रखें। रज्जू चढ़ती उतरती सांसों में बोली,
राजू को बुलवा दो। विष्णु ने एक आदमी को उसी वक्त गांव जाने को कह दिया। गांव में बात आग की तरह फैल गई कि लगता है अब चौधराई नहीं बचेंगी। राजा साहब भागे भागे रज्जू की कोठी पर पहुंचे। उनके पीछे पीछे हरिया भी सोना, सोहम और सोहा को ले आया था। ये क्या बात हुई रज्जू? एक ही दिन में तुमने जाने की बात कह दी। ना पहले कुछ सुनने को तैयार हुई ना अब। तुम्हें तो बस भागने की आदत है। राजा साहब आसपास कौन है, कहाँ है, सब भूल गए थे। भावावेश में वो रज्जू का हाथ पकड़कर वहीं उसके पलंग के पास नीचे बैठ गए। राजू, अब तो बता दो कि वो कहाँ है, जिंदा है ना? मैं तो उसे छोड़कर भाग ही गई थी। रज्जू के इस सवाल पर आज राजा साहब चुप न रह सके। संतोष की ओर इशारा करते हुए बोले, देख लो रज्जू, वही है तेरी अमानत। मैंने बड़े प्यार से उसे बड़ा किया, कभी पता चलने नहीं दिया रज्जू। उसे मेरे पास ले आओ राजू, मेरी सांसें बस शायद उसी के लिए अटकी पड़ी हैं। राजा ने संतोष को आवाज देकर बुलाया। रज्जू संतोष को अपने पास बिठाकर हाथों से उसके चेहरे पर अपने हाथ को फेरते हुए राजा की ओर एहसान की नजरों से देखते देखते अपनी आंखें सदा के लिए मूंद ली। रज्जू कहकर राजा साहब बिलख पड़े। कोई कुछ नहीं समझ पाया कि अचानक क्या हो गया। रज्जू सदा के लिए सबको छोड़कर चली गई। हरिया राजा साहब को संभालते हुए बोला, लगता है इसकी सांसें तुम दोनों में ही अटकी हुई थी। संतोष, तुम चारों अम्मा के चरण स्पर्श कर लो, हरिया ने कहा और सोना को बच्चों को बाहर ले जाने के लिए कहा। वहीं विष्णु चुपचाप खड़ा था, समझ नहीं पा रहा था कि छोटी माँ के जाने से राजा साहब इतना क्यों रो रहे हैं। रज्जू को अंतिम विदाई देते वक्त राजा साहब फपक पड़े। मुखाग्नि देते समय विष्णु के साथ राजा साहब ने संतोष को भी लगा दिया। संतोष ने सवालिया नजरों से देखा तो वे धीमे से बोले, माँ की बहन है, समझ ले माँ ही है। सभी कार्यक्रम तक राजा साहब का पूरा परिवार रज्जू की कोठी पर ही रहे। उसके बाद सब अपने अपने घर आ गए। 2 दिन बाद संतोष अपने परिवार के साथ शहर चला गया। गांव में राजा साहब और हरिया ही रह गए। एक दिन राजा साहब ने हरिया से कहा, हरिया, आज फिर उस नदी के किनारे जाने को दिल कर रहा है, चलो थोड़ा घूम आते हैं। बाबू, तुम अपनी सारी जिंदगी बस दूसरों के लिए सोचते रहे, एक बार अपने लिए भी सोच लेते। वो भी चली गई जिसके लिए तुम शहर छोड़कर यहाँ आ गए। अब भाभी को जो वादा किया है साथ निभाने का, वो जिंदगी भर निभाना पड़ेगा। कहकर हरिया राजा साहब के साथ दूर नदी की तरफ निकल गया। नदी के तट पर अब पहले जैसी शांति नहीं थी। पहले उधर बहुत पेड़ पौधे थे, अब उधर थोड़ी छटाई कटाई हो गई थी, पर आज भी वो कदम्ब का पेड़ खड़ा था और उसके नीचे पत्थरों से बना चबूतरा भी, जहां राजा साहब, हरिया और रज्जू अपनी 1 साल छोटी बहन कजली के साथ यहाँ आया करती थी। दोनों का गांव अलग अलग था, पर स्कूल एक ही था जो इस नदी के दूसरे छोर पर स्थित था। हरिया राजा साहब के बाबूजी के यहाँ काम करने वाले महेश काका का बेटा था। उम्र में राजा साहब से छोटा था, पर राजा साहब का पूरा अंधभक्त। ये चारों अक्सर स्कूल के बाद कुछ देर यहाँ आकर खेलते, फिर अपने अपने घर चले जाते। खेलते मिलते न जाने कब राजा साहब को रज्जू धीरे धीरे पसंद आने लगी और कजली को राजा साहब पसंद आ रहे थे। पर ये सब बातें कभी एक दूसरे को कहने की जरूरत नहीं पड़ी, बस आंखों में सब समझ रहे थे, पर जुबान पर लगाम लगा रखा था। एक दिन रज्जू और कजली स्कूल नहीं आई। राजा के मन में बहुत सवाल उठने लगे। हरिया, जो बस बस्ता लेकर स्कूल आता है, पढ़ना तो उसे पसंद था ही नहीं, उसको राजा साहब ने पता करने भेजा। बाबू, वे सब नानी के गांव चली गई हैं, किसी ब्याह में शामिल होने के लिए। अब कब आएंगे यह तो पता नहीं। हरिया पता करके आकर राजा साहब को बता दिया। लगभग 10 दिन बाद रज्जू लौट कर आई, पर अब रज्जू पहले की तरह चहक नहीं रही थी, हमेशा कहीं खोई सी रहती थी। राजा उससे बात करना चाहता तो वह छिटक कर दूर हो जाती। कजली, तेरी बहन को क्या हो गया है, ऐसी क्यों हो गई है? राजा साहब ने पूछा। पता नहीं, रज्जू दी शादी में तो बहुत खुश नजर आ रही थी। हम मौसी की शादी में गए थे, वहां बारात में उनकी तरफ से बहुत लड़के आए थे।
ये न जाने एक लड़के के साथ दिन भर घूमती रहती थी। विदाई के बाद हम भी मौसी के साथ उनके ससुराल गए थे, उधर भी ये उसी के साथ घूमती रहती थी। कजली ने रस्सी के झूले पर झूलते झूलते राजा साहब से कह दिया। कजली, जो खुद राजा साहब के प्यार में रहती थी, रज्जू के किए को ऐसे बयान कर रही थी जिससे राजा रज्जू पर ध्यान देना कम कर उसकी तरफ ध्यान देने लग जाए। किसी लड़के के साथ? सुनकर राजा साहब का दिमाग उड़ गया। रज्जू को मैं पसंद नहीं हूं, यह बात उनके दिल में घर कर गई। ऐसे ही महीने बीतने लगे। रज्जू ने स्कूल आना बंद कर दिया था। कजली भी अब कभी आती थी, कभी नहीं आती थी। राजा साहब से रहा नहीं गया तो वे हरिया को लेकर रज्जू के घर पहुंच गए। घर पहुंचे तो रज्जू के माता पिता घबरा गए। वे लोग उसे रज्जू से मिलने नहीं देना चाह रहे थे। राजा साहब के बहुत मिन्नतें करने पर कजली ने माँ से कहा, माँ, इनको मिल लेने दो ना। झोपड़ी नुमा घर में एक कमरे पर साड़ी का पर्दा लगा हुआ था। अंदर रज्जू जमीन पर लगे बिछौने पर पड़ी कराह रही थी। बड़े पेट के साथ उसे देखकर राजा साहब को चक्कर आने लगा। ये क्या किया रज्जू ने? कजली, तेरी दी से अकेले में बात करने देगी? अपनी माँ बाबूजी को किसी तरह बाहर रोक ले। राजा साहब हाथ जोड़कर कजली से बोले। कजली जानती थी कि राजा साहब रज्जू पर जान छिड़कते हैं, पर रज्जू, उसके तो सपने ही अलग थे। ये क्या किया रज्जू? कैसे? कौन है वो? उसको बुला, ब्याह करेगा वो तेरे साथ। राजा साहब ने कहा। राजू। पहली बार आज रज्जू ने राजा को राजू कहा था। शायद राजा साहब की आंखों में अपने लिए प्यार को महसूस कर पा रही थी। ये मेरी गलती है राजू, न जाने मैं कैसे उसके साथ बहकने लगी थी, कहकर रज्जू फूट फूट कर रोने लगी। वो शहरी लड़का था राजू, जिसे देखकर मुझे बस कुछ हो जाता था। वो जब कभी मेरा हाथ पकड़ता, यूं लगता मानो पूरे बदन में करंट सा दौड़ रहा है। बस उसी शहरी के साथ मुझे बहुत अच्छा लगने लगा था। एक दिन उसने मेरे होठों को छुआ, मैं खुद को रोक ना सकी, और उस एक दिन की गलती का एहसास मुझे अब हो रहा है। उस लड़के से मुझे शादी नहीं करनी राजू। उसके मन में मेरे लिए कुछ नहीं था। वो तो मैं ही बावरी हो गई थी। मुझे माफ कर देना राजू, तेरे प्यार को मैं कभी नहीं समझ पाई। अब तो ये जूठन तेरे काबिल भी नहीं रही। बस अब किसी का दिमाग काम नहीं कर रहा कि क्या करें। रज्जू पनीली आंखों से बोली। माँ बता रही थी कि मेरे लिए चौधरी के घर से रिश्ता आया था। वैसे तो ये उसका दूसरा ब्याह होगा। पहली बीबी बच्चा जनते ही मर गई। उस बच्चे को माँ की जरूरत है। मेरे माँ बापू दो बेटी को ब्याहने की स्थिति में नहीं है, पर यह बच्चा, इसका क्या करूंगी? पता नहीं था कि यह भी हो जाएगा। कहते कहते फपक फपक कर रज्जू रोने लगी। रो मत रज्जू, मैं कुछ सोचता हूं। मुझसे शादी करेगी? राजा साहब ने कुछ रुक कर धीमे से पूछा। मर जाऊंगी राजू, पर अब तेरे से ब्याह नहीं करूंगी। माना मैं तुम्हें प्यार नहीं कर पाई, पर यह जूठन तुम्हें अर्पित करूं, यह मुझसे नहीं होगा। मैं मर जाना चाहती हूँ राजू, पर न जाने क्यों इस नन्ही सी जान का सोचकर हाथ रुक जाते हैं। पता नहीं मेरी किस्मत में क्या लिखा है। रज्जू राजा साहब के हाथों पर अपना सिर टिकाते फूट फूट कर रो पड़ी। राजा साहब का जी कर रहा था कि अभी रज्जू को अपनी बाहों में जकड़ लें और पूरा प्यार उस पर उड़ेल दें, हाथ पकड़ लें, जिसे जिंदगी भर ना छोड़ें। तभी कजली की आवाज सुनाई दी। वो अंदर आकर बोली, माँ कह रही है कि हम यहाँ से कहीं दूर चले जाएंगे, रात के अंधेरे में। रज्जू को इस हालत में अभी तक किसी ने नहीं देखा है। किसी ने देख लिया तो बवाल हो जाएगा। नई जगह जाकर सोचते हैं कि क्या करना है। राजा, हमें भूल तो न जाओगे? कजली ने प्यार भरी नजरों से राजा को देखते हुए कहा। कजली का जरा भी जी नहीं कर रहा था कि यूं राजा को तन्हा छोड़कर चली जाए। राजा साहब क्या कहते, बस इतना ही कह सके। रज्जू, मेरी जब भी जरूरत हो मुझे बुलवा लेना, तेरे लिए भागा दौड़ा आ जाऊंगा। अपने आंसुओं को छुपाने की भरसक कोशिश की राजा साहब ने, पर कजली ने उसे देख ही लिया। उसका जी किया कि अभी अपने राजा को सीने से लगाकर बोले कि मैं हूं ना तुम्हारे लिए। हरिया घर के बाहर राजा साहब का इंतजार कर रहा था।
बुझे मन से राजा साहब रज्जू के घर से निकल गए, जानते हुए कि अब न जाने कब मुलाकात हो। राजा साहब अब सब छोड़कर पिता के कारोबार में लग गए थे, जो शहर जाकर सामान लाते और अपनी एक छोटी सी परचून की दुकान पर बेचा करते थे। गांव में कम उम्र में ही ब्याह कर दिया जाता है। बस राजा साहब के लिए भी रिश्ते की बात चलने लगी। राजा साहब हर रिश्ते में कमी निकालकर ब्याह को मना करने लगे थे। ऐसे ही एक दिन एक लड़की की खबर मिली। पूरा परिवार उस गांव लड़की को देखने गया। राजा साहब को इन सब चीजों में कोई दिलचस्पी तो थी नहीं। वो हरिया के साथ बाहर खेतों में घूम रहे थे, तभी दूर उन्हें जानी पहचानी सी सूरत दिखाई दी। वो उसकी ओर लपके देखा तो कजली अपने बापू के साथ खेतों में काम कर रही थी। आप सब यहाँ आ गए हैं? रज्जू कैसी है? कजली के पास जाकर सवाल कर दिया। अब तो काफी वक्त हो गया है, जब बच्चा आ जाएगा। रज्जू दी ने बहुत बड़ी गलती कर दी है, जाने इसके लिए हमें क्या सजा भुगतनी पड़े। आपको पता है रज्जू दी की वजह से कितने बहाने बनाने पड़ रहे हैं। अब जब बच्चा हो जाएगा तो उसका क्या करेंगे समझ नहीं आ रहा। उधर चौधरी के घर में कुछ दिनों की मोहलत लिए हुए हैं, देखो क्या लिखा है रज्जू दी के नसीब में। कजली ने कहा। राजा साहब का मन फिर रज्जू से मिलने को करने लगा, पर तभी हरिया ने इशारा किया कि उसको माँ बापू बुला रहे हैं। मैं आऊंगा एक दिन, कहकर राजा साहब वहां से अपने गांव आ गए। माँ, मैं एक दिन खुद ही अपनी दुल्हन ले आऊंगा, देखना तुम। पहले अक्सर अपनी माँ से यह कहने वाले राजा साहब अब मन ही मन सब विचार कर चुके थे। अगर सब कुछ ठीक रहा तो जैसा वे सोच रहे हैं वैसा ही होगा, नहीं तो भगवान की मर्जी। कुछ दिनों बाद वो रज्जू के गांव पहुंच गए। पता चला कि आज ही रज्जू ने एक बेटे को जन्म दिया है और बापू चुपचाप उस बच्चे को लेकर कहीं चले गए हैं। जाने क्या होगा उस बच्चे का। कजली ने राजा साहब को यह बताया। रज्जू को देखने राजा साहब अंदर गए तो वो बेहोशी की हालत में थी। घर में ही उसकी माँ ने किसी तरह उसका प्रसव करा दिया था। एक गलती की सजा कितनों को भुगतनी पड़ेगी, ये तो रज्जू ने कभी सोचा ही न था। कुछ देर में रज्जू के बापू लौट कर आ गए। बच्चे का क्या किया? राजा साहब ने सवाल किया। उसे पास वाले गांव के मंदिर छोड़ आया हूं। इस लड़की ने कहीं का नहीं छोड़ा, मुंह छुपाए फिर रहे हैं। रज्जू के पिता की आंखों में दर्द भी था और बेटी के किए पर गुस्सा भी, पर बात करे भी तो क्या करे। बदनामी के डर से ना उसे अपना सकता था, ना ही बेटी के पास उसे रख सकता था। बापू, आप रज्जू का ब्याह चौधरी से करने वाले हो ना? अब किसी तरह उसका ब्याह कर दो। उसको तो हमेशा से चकाचौंध की जिंदगी चाहिए थी, क्या पता उधर वो सबू से मिल जाए। और कजली? अगर कजली मेरे से ब्याह करने को तैयार हो तो मेरा ब्याह उससे कर दो। और रज्जू अगर बच्चे के बाबत पूछे तो उससे कहना कि उसका बच्चा बच न सका, और तो कह देना कि कजली राजा से ब्याह करके कहीं दूर गांव चली गई है। अब हम कभी नहीं मिलेंगे बापू। अगर वो बच्चा वहां मिल गया तो उसे हम अपने साथ ले जाएंगे, पर यह सब बात रज्जू को न बताना, कहकर राजा साहब कजली की ओर देखने लगे। कजली, जो हमेशा से राजा साहब को प्यार करती थी, आंख बंद करके उसकी पत्नी बनने को तैयार हो गई। उसकी सहमति देखकर राजा साहब कजली का हाथ पकड़े उसके माँ बापू का आशीर्वाद लेकर मंदिर की ओर भागे। बच्चा अभी भी मंदिर के अंदर एकदम चुपचाप पड़ा था, शांत। ऐसा लगा जैसे जान ही न बची हो। पर जैसे ही राजा साहब ने उसे गोद में उठाया वो थोड़ा सा कुनमुनाया और फिर सो गया। कजली, मैं तेरी जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहता हूं, पर क्या तुम मेरा साथ देने को तैयार हो? राजा साहब ने पूछा। राजा साहब, मैं तो आपको तब भी पूछती थी जब आप रज्जू दी को चाहते थे। आज भी पूछती हूँ जब आप रज्जू दी के बच्चे को अपनाने को तैयार हो। आप बोलो मुझे क्या करना होगा। जो मेरी बहन को इतना प्यार कर सकता हो वो उसके बच्चे को जान से भी ज्यादा प्यार करेगा, और क्या पता इसमें थोड़ा सा प्यार मेरे हिस्से में भी आ जाए। कजली ने कहा। कजली, अब जब हम घर जाएंगे तो लोग बहुत से सवाल करेंगे, बस तुम चुपचाप रहना, बाकी मैं सब संभाल लूंगा। मेरी पत्नी रहकर बनने को तैयार हो तो आओ, भगवान को साक्षी मानकर हम इस बच्चे की खातिर पति पत्नी बन जाएं।
कहते हुए राजा साहब ने कजली के मांग में माता रानी के सामने सिंदूर भर दिया। दोनों बच्चे को लेकर जब गांव पहुंचे तो हल्ला हंगामा तो होना ही था। यह सब क्या है राजा? पिता ने कड़क आवाज में पूछा। पिताजी, आप सदैव कहते हैं ना कि कभी भी किसी अबला को मुसीबत में देखो तो मदद करनी चाहिए। बस आज ये लड़की अपने बच्चे के साथ नदी में कूदकर जान देने जा रही थी। मैं इसे अपने साथ घर ले आया। अब से ये मेरी पत्नी बनकर इसी घर में रहेगी। अगर आपको ऐतराज हो तो मैं कहीं दूसरी जगह जाकर रह लूंगा। अपनी बात पिता के सामने निर्भीक होकर कहने की आदत राजा साहब की शुरू से ही थी। माँ को कुछ खटका सा लग रहा था, पर प्रत्यक्ष में वह मौन खड़ी थी। समझ ही नहीं पा रही थी कि राजा जो हमेशा बोलता था वो सच कर दिखाएगा। पिता ने राजा साहब से बातचीत बंद कर दिया। माँ तो किसी तरह कजली और बच्चे को अपनाने की पूरी कोशिश कर रही थी, पर राजा साहब पिता को मनाने में लगे थे। जानते थे कि किसी भी पिता के लिए यह असहनीय होगा, पर राजा साहब रज्जू से प्यार ही इतना करते थे कि वो उसके बच्चे तक को अपनाने को तैयार हो गए थे। इसमें बस कजली इसीलिए आ गई क्योंकि राजा साहब किसी और पर भरोसा ही नहीं कर सकते थे। धीरे धीरे गांव घर में बातें होनी बंद हो गई। कजली के साथ साथ संतोष को भी सबने अपना लिया था, पर राजा साहब और कजली के बीच प्यार बस संतोष तक ही था। कजली ने भी राजा साहब की पत्नी के रूप में अपने आप को समर्पण कर दिया। राजा साहब कजली से कभी प्यार न कर पाए, पर हाँ, उसकी इज्जत खूब करते थे। कजली बस इस बात से खुश रहती थी कि राजा की पत्नी बनकर इस घर में आ गई। वक्त के साथ साथ राजा साहब भी उसे अपना ही लेंगे। समय गुजरने लगा था। राजा साहब के पिता राजा से नाराज रहने लगे थे। यह देखकर राजा साहब कजली और संतोष को लेकर शहर चले गए। साथ ही साथ गया हरिया, जिसे राजा साहब के साथ ही रहना था। उधर रज्जू चौधरी की पत्नी बन गई। चौधरी साहब को अपने बेटे विष्णु के लिए एक माँ चाहिए थी। रज्जू से उन्हें कोई प्यार नहीं था और रज्जू को सब शानो शौकत मिल रहा था। अतीत की परछाई से अब उसका कोई वास्ता नहीं रह गया था। रज्जू को यही कहा गया था कि बच्चा मंदिर में छोड़ दिया है, कोई ले गया होगा। कजली, उसे तो राजा साहब पत्नी बनाकर कहीं दूर चले गए। अब तुम अपनी घर गृहस्थी संभालो, किसी दूसरे तीसरे के बारे में न सोचो। उधर विष्णु रज्जू की जिंदगी में आ गया। वो उसमें व्यस्त हो गई और उधर कजली संतोष को बड़ा करने में। गांव में राजा के माता पिता नहीं रहे। बहुत चाहा था राजा साहब ने कि पिता माफ कर दे, पर वो माफ न कर पाए। बेटे को छोड़कर जाने के गम में दोनों बीमार रहने लगे। एक बार राजा अकेले ही गया था माँ की याद से व्याकुल होकर उनसे मिलने। साल भर के भीतर ही दोनों साथ छोड़ गए। राजा साहब की माँ बेटा बहू पोते के लिए कुछ नहीं कर पाई। इसका मलाल उन्हें सालता रहा। मरने से पहले राजा साहब को जिद करके बुलाई थी। कजली और संतोष को देखकर संतोष से आंखें बंद कर यह लीला समाप्त कर दी थी। इधर रज्जू विष्णु में अपने बेटे की झलक देखकर उसे भरपूर प्यार दे रही थी। वो उसे छोटी माँ बोलने लगा था। रज्जू के माता पिता मरने से पहले बस यही कह गए थे कि तेरा बेटा जिंदा है, पर कहाँ है वो बस राजा ही जानता है। रज्जू राजा को खोज नहीं पा रही थी, पर उसे क्या पता था चौधरी साहब के मर जाने की खबर से राजा लौटकर गांव आने को तैयार हो जाएगा। हरिया जब मिलने आया तो रज्जू को एक उम्मीद सी जगी कि अब उस